नमस्कार। 24 चुनाव की सबसे बड़ी शख्सियत। इस चुनाव में पक्ष विपक्ष की परख जिनके नाम पर है और जिनके काम पर है और जिनकी लोकप्रियता ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई नेता लोकप्रियता के लिहाज से दूर दूर तक इनके आसपास नजर नहीं आता। मैं भारत की मिट्टी से निकले भारत माँ के उस बेटे की बात कर रही हूँ जिसके बिना आज की तारीख में आप नए भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जी, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। मैं रोमाना इसार खान और मेरे साथ एबीपी नेटवर्क के हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी रोहित सिंह सावल जी, सुमन डे जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं एबीपी नेटवर्क में। एबीपी नेटवर्क के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि अब चुनाव के आखिरी चरण के पहले मुझे आप लोगों को मिलने का अवसर मिला है। वैसे आप लोगों को मुझे बहुत जल्दी समय निकाल के मिलना चाहिए था, लेकिन व्यस्तता इतनी रही कि मैं हर किसी को न्याय नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हम लोगों के लिए। शुरुआत मुझे लगता है हमें करना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण का ध्येय लेकर जो आप चले 2014 में, जिसमें काले धन के खिलाफ एसआईटी से शुरुआत हुई, उसके बाद हमने नोटबंदी, जीएसटी देखा, सेकेंड टर्म में अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक जैसी कुरीति का खात्मा। अब 2047 विकसित भारत हमें बनाना है और उसके लिए जो पहला पड़ाव जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि मोदी 3.0 में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उसका रोड मैप सर क्या है और इससे एक आम जन जो है देश का, उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? यानी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत की शुरुआत की है। ऐसा हमें अवसर बहुत कम मिलता है इन ऐसे विषय पर बात करने का, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करना। हम 3 पर जाने से पहले 5 पर जाएं। देश की इकोनॉमी जब 11 पर थी, उस पर से हम 5 पर आए। 11 से 5 अपने आप में बहुत बड़ा जंप होता है। और उसके कारण देश में क्या हुआ, जैसे पहले कितने किलोमीटर रोड बन पाता था, अब कितना बन पाता है। पहले गरीबों के घर कितने बनते थे, अब कितने बन पाए हैं। पहले गरीबों को कितना अनाज मिलता था, आज कितने गरीबों को कितने में अनाज मिलता है। पहले गरीबों को हेल्थ के लिए क्या सुविधा मिलती थी, आज कितने मिलते हैं। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। पहले एक दिन में कितने कॉलेज बनती होगी, आज एक दिन में कितनी कॉलेज बनती। यानी ऐसे किसी भी पैरामीटर से देखिए। परिवार का भी आपने स्वभाव देख लिया होगा कि अगर परिवार में एक व्यक्ति कमाता है तो उस आय को कैसे उपयोग करना, फैमिली अपना बजट बनाता है। लेकिन 2 कमाना शुरू कर दें तो उसी तारीख से उनके बजट का रूप बदल जाता है। फिर लगता है यार ऐसा करो कि अच्छा टीवी ले आएंगे, चलो भी घर में अब अच्छा करें, अच्छा बच्चों के लिए अच्छा कपड़े ले, क्यों, उनके पास पैसा आया है। तो जब इकोनॉमी का कद बढ़ता है तो आपके पास विपुलता होती है, आप प्रायोरिटी तय करते हैं, आप उनको अच्छी तरह बांट सकते हैं। इकोनॉमी 11 से 5 जाती है तो कद बढ़ता है, 5 से 3 जाती है तो एकदम से आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर दुनिया में पहली 3 इकोनॉमी में नाम होता है तो विश्व आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है, इन्वेस्टर का बदल जाता है। फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, वो भी बहुत ही लिबरल वे में फाइनेंस करते हैं, तो आपके बोझ कम होता जाता है। अब मान लीजिए आज मुझे याद है मैं गुजरात में था जी। तो गुजरात की तो एक स्थिति अलग थी, तो वो उदाहरण सारे देश में काम नहीं आ सकते। लेकिन उच्छल निजर करके एक बहुत दूर का एरिया, अब मैं तो कभी मेरी जवानी ट्राइबल की सेवा में गई हुई है तो मैं परिचित था। वहाँ से एक बार डेलीगेशन मिलने आया, बोले हमारे यहाँ रोड का कुछ कीजिए ना। मैंने क्या बात करते हो, हाँ जी। ये बिल्कुल महाराष्ट्र से नवापुरा से सटा हुआ है। मैंने कहा क्या बात करते हो यार, मैं तुम्हारे यहाँ स्कूटर पे आया हूँ, रोड तो है तेरे यहाँ। नहीं बोले साहब रोड तो है, हमें पेवर रोड चाहिए। मैंने कहा क्या बात करते हो, तो पेवर रोड चाहिए? नहीं बोले पेवर रोड चाहिए।
कहने का मतलब कि एक जमाना था, लोग क्या मांग करते थे पॉलिटिशियन से, मेमोरेंडम देते थे, एमएलए क्या, कि भाई जब अकाल होगा, अकाल में जो लोगों के राहत के काम चलेंगे तो हमारे यहाँ जरा मिट्टी डलवा देगा था गांव के लोग। आज वो सिंगल पट्टी है तो डबल मांगते हैं, डबल है तो पेवर रोड मांगते हैं। मतलब हमें इस एस्पिरेशंस को अगर पूरा करना है तो ये बहुत काम आएगा। और रोड मैप का जहाँ तक सवाल है, 5 से 3 ये रोड मैप के बजाय देखना चाहिए 11 से 5 आने का रोड मैप 3 में कितना बढ़ेगा। 11 से 5 आना हम आ गए, 5 से 3 सबसे चैलेंजिंग होता है। यानी आपको एक स्टेज के बाद बड़ा चैलेंजिंग बनता है, बहुत चैलेंजिंग बनता है। और मेरा पक्का विश्वास है कि 10 साल में जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो ग्राउंड पर काम किया है और सरकार में एक जो विश्वास बना है, एक अपने आप में बड़ी ताकत होता है। जैसे आज चुनाव चल रहे हैं, मैं गुजरात में, मुझे मालूम है 2002 में मेरी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह मेरे खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि मैं जीत सकता हूँ। लेकिन साथ में 70-80% को लगता था नहीं यार, तो वापस आएंगे, तो उनका काम करने का तरीका, तो वो छुट्टी पे नहीं गए, ड्यूरिंग इलेक्शन भी काम किया। वरना जैसे आचार संहिता आई जाती है तो उनका वैकेशन शुरू हो जाता है पूरी सिस्टम का। मैं इस बार देख रहा हूँ मेरी पूरी सिस्टम काम कर रही है, कोई छुट्टियों पर नहीं गया, मैंने सबको बहुत बड़ा टास्क दिया हुआ है और वो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैंने आज सरकार बनाई हो। इसका मतलब हुआ कि मेरी टीम बहुत ही उत्साह और उमंग से भरी हुई है, तो बहुत तेजी से मैं काम कर पाऊंगा। जी प्रधानमंत्री जी, चुनावों में हम इस वक्त एक बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई देश भर में हो रही है, हर कोई उसका समर्थन कर रहा है। अभी आपने बिहार के बक्सर में एक रैली में बात कही कि तेजस्वी यादव अपनी जमानत का जुगाड़ कर लें। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके अलावा हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं, ऐसे कई नाम हैं। आप इन पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एक साजिश है विपक्ष को साफ करने की। क्या कहेंगे इस पर आप? इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी आइडियोलॉजी, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही, लेकिन हमारे देश में हम क्या सुनते थे पिछले 20 साल के, साहब कुछ भी हो, ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूँ जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो। इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो। तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। अगर आपके गांव में भी 5 साल पुराना कोई केस सॉल्व नहीं होता हो, लेकिन कोई एक अफसर आकर कर देता है तो पूरा गांव उसको सम्मानित करता है। क्यों? कि भाई इसने सही काम किया। और दूसरा, इसमें कागजी में हो सकता है आप कोर्ट में विधा विवाद करोगे, कैमरा के सामने नोटों के पहाड़ दिख रहे हैं भाई, इसको मना कैसे कर सकते हो। 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। ठीक है। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़, 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है, कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है। लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा, तो उसने पाप किया उसको मालूम है। जी मोदी जी, आप फ्लैशबैक पे लेकर गए तो मुझे याद आया 2014 के 22 अप्रैल पहली बार, तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हम मिले।
तब एकदम करेंटली चिट फंड स्कैम शारदा घोटाला सामने आया था। तो मैं सरप्राइज्ड हो गया। मैंने जब आपसे सवाल पूछा, आपके सब डिटेल्स आपको मालूम था और आपने कहा था कि कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कानून पे लोगों का जो भरोसा है वो बरकरार रहना चाहिए। यहाँ दो डेवलपमेंट हुआ है। एक है ये 2024, 10 सालों में बहुत सारे स्कैम पश्चिम बंगाल के भी हुए हैं, जहाँ अभी चार्ज ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, फाइनल चार्जशीट नहीं आया है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। और 27 मार्च को बंगाल के एक रैली से आपने बहुत अहम एक बात कहा कि 3000 करोड़ रुपया जो ईडी ने बंगाल से जब्त किया है, उनको गरीबों, जिन लोगों को लूट कर ये पैसा बनाया गया है, उन्हें वापस करना है आपको। आप कानूनी सलाह दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ डेवलपमेंट? ये बहुत ही अहमपूर्ण विषय है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी किसी लीगल पैनल को बुला करके चर्चाएं करनी चाहिए। मुद्दा ऐसा है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग करेंगे, भले 4 तारीख के बाद करें लेकिन करेंगे। क्योंकि होता क्या है जी, इस सरकार का आप खजाना भरने के लिए पैसे तो है ही नहीं जी। यानी कोई व्यक्ति घर लूट कर के ले जाए और सरकार लूट कर ले जाए, उस इंसान को क्या फर्क पड़ता है? उसका तो गया ना, उसको तो फर्क तब पड़ेगा जब उसको वापस आए। तो मेरी सोच ये है उसको वापस जाना चाहिए। वापस कैसे जाए? एक पैसा जिसने दिया है और जिसको दिया है उसका कोई ट्रेल प्रूफ पक्का होना चाहिए। मनी ट्रेल, हाँ, मनी ट्रैक होना चाहिए। कोई न कोई एविडेंस हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते किसी के पैसे में वो कोई और लूट जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये संभव मुझे लगता है। अब जैसे बिहार है, नौकरी के बदले जमीन का कांड हुआ, तो जमीन किसकी थी वो पता है, अब जमीन किसकी है वो पता है एकदम, और उसी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिला है वो भी पता है। तो फिट होता है बिल्कुल, और डेट बैठती है कि इस तारीख को नौकरी मिली और इस तारीख को जमीन दी। तो अब मैंने अफसरों को मैंने ढूंढो क्या हम जमीन उनको वापस दे सकते हैं क्या, उस पर देखें। उसी प्रकार से आपके बंगाल में रेट कार्ड है एकदम कि टीचर बनना है तो ऑफिशियल रेट कार्ड है जी, चार्जशीट में भी है। और उस पैसों का भी कैटेगरी ए को इतना जाएगा, कैटेगरी 2 को इतना जाएगा, कैटेगरी 3 को जाएगा, ऐसा एक पूरा बड़ा साइंटिफिक बना हुआ है जी। अब इससे पता चलता है कि तो मैंने मेरी पार्टी को कहा कि अब एक लीगल एडवाइजर टीम बनाओ, को जीनियरली जिसके पास सर्टिफिकेट है, योग्यता है, जिसको नौकरी मिली है वो अलग देगा, और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन पा लिया है उसको अलग करो। फिर सरकार अपनी सिस्टम से दे दो। तो 3000 करोड़ रुपया सरकार ने जब्त किया और प्रॉपर्टी के हिसाब से दे तो मैं 1.25 लाख करोड़ रुपए के अटैचमेंट है, 2200 करोड़ तो कैश, 1.25 लाख करोड़ का हमने। अब जैसे केरल में वहाँ कोऑपरेटिव बैंक चलती है, ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स ये लेफ्ट वाले चलाते हैं। सभी कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा स्कैम है जी। ये मिडिल क्लास लोगों ने बड़ी मेहनत के जमा किया हुआ पैसा है, तो पता है पैसा किसका था, बैंक डूब रही है। तो मैंने कहा भाई ये इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। अब मैंने कहा उसमें से जिनका पैसा है कितना परसेंटेज दे सकते हैं, देखो सबको समान रूप से बांट कर दे देंगे, वो प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, पिछले दिनों अलग अलग जो मुझे मिला उसमें से अब तक 17,000 करोड़ रुपये, 17,000 करोड़ रुपये हम ऑलरेडी दे चुके हैं अब तक। तो ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए और ये पॉसिबल है। हाँ, ये मैं बताऊँ। दूसरा एक जो काम हो रहा है, हमने जो अंग्रेजों के ज़माने से हमारा पेनल कोड आईपीसी था, वो हमने न्याय संहिता में परिवर्तित किया है। उस न्याय संहिता की जो सुविधाएं हैं उसमें एक है कि ऐसी जो प्रॉपर्टी जब्त करते हैं उसको जजमेंट आने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप उसका निकाला कर सकते हैं। उसको चीज़ें बनेंगी, उसका रूल्स हम बनेंगे, 1 जुलाई से वो लागू होगा। आप ये जो बात कह रहे हैं मतलब बिल्कुल इनोवेटिव सा आइडिया, और मुझे लगता है ये कहने के बाद हो सकता है जब ये इंटरव्यू चले उसके बाद मैं ट्रोल भी हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है दुनिया को दिखाने वाला, ये वाकई में मोदी का मास्टर स्ट्रोक बनेगा। एक मैं देखता हूँ कि
शायद आपके सवाल का मैं एक और पहलू बताना चाहूँगा, जी। मुझे ऐसे विचार है। जी 2014, 19, 19, 24, 24 को 29 है, 24, 29, 14 से 19 अफसर भी हेजिटेंट से दे न दे, बताएं न बताएं, ओनरशिप कौन लेगा, हम मर जाएंगे, हमको दुश्मनी करे वगैरह वगैरह। 19 से 24 को विश्वास हुआ कि भाई ये तो कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं, एक आदमी है, कमिटेड है। जी फिर दूसरा मेरा जीवन भी देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि यार ये कोई गपबाजी नहीं है, पॉलिटिशियन से कुछ अलग है, ये विश्वास पैदा हुआ। तो 19 से 24 में मुझे सिस्टम का सपोर्ट मिला। मैं देख रहा हूँ कि अब जो मैं 10 साल की मेरी तपस्या लड़ाई है, जी 24 से 29 शायद ये लड़ाई अब जनता उठा लेगी और जनता मुझे भरपूर इन्फॉर्मेशन देगी, मेरा सहयोग करेगी कि साहब देखिए उस दफ्तर में फलाने ने मेरे से ये मांगा था, उसने मेरे से मांगा था, क्योंकि उसको विश्वास बन गया है कि कोई रक्षक है, तो वो मुझे बताएंगे। तो एक प्रकार से अब ये मास मूवमेंट बनेगी। 24 to 29 फिर कोई गाली गलौज नहीं करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मांगेगा कि ठहरो भाई मैं आपकी फ़ोटो निकाल दूँ, जैसे मैंने अभी एक सुझाव दिया जी कि भी आप ट्रेन में टिकट चेकर टिकट बिना टिकट लोगों को पकड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बार बार पकड़े जाएंगे, तो जो 10 बार से ज़्यादा बार बिना टिकट पकड़ा जाए उसकी फ़ोटो वहाँ प्लेटफॉर्म पर लगा कि ये सज्जन इस तारीख को पकड़े गए, इस तारीख को पकड़े गए। मैंने कहा देश देखेगा क्या? तो वो बगल में बैठा हुआ, अच्छा ये बिना टिकट वाला आया है, वही चाकर को बुलाएगा, यार वो आ गया है। हैबिचुअल ऑफेंडर। बिल्कुल ये होने वाला है जी, मैं ये देख रहा हूँ जी। और उसमें अगर मीडिया मेरी मदद करे तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो, क्रांति आ जाएगी। सही बात है। सर सवाल मेरा ये है कि आपने इतने चुनाव लड़े, अब 4 जून बिल्कुल नतीजों का दिन सामने ही है। अच्छा, हम लोगों का रिजल्ट आता था स्कूल में जब पढ़ते थे तो साहब बड़ी नर्वसनेस होती थी। अच्छा, अभी भी नौकरी में हैं हम सभी, जिस दिन पता होता है कि आज चिट्ठी बंटने वाली है अप्रेजल की, उस दिन भी सुबह से धुक-धुकी सी होती है। आप तो खुद ही बताते हैं कैसे नर्वस नहीं होना है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि रिजल्ट वाले दिन आपका क्या मतलब शैली रहती है, दिनचर्या रहती है सुबह में? जी जी। मैं वैसे मैं नहीं मानता हूँ लोगों का इंटरेस्ट हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ। एक मैं पता नहीं क्यों मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहता हूँ उस दिन, उन चीज़ों से दूर रहने के लिए। नंबर्स वगैरह नहीं देख रहे होते हैं टेलीविजन इसलिए पे? मैं कहता हूँ कि मैं एक तो मेरा जो उस दिन का मेरा जो रेगुलर मेरा ध्यान वगैरह होता है उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ाता हूँ मैं। दूसरा, उस दिन मेरे कमरे में किसी को एंट्री नहीं होती है। अच्छा। उस दिन किसी को मुझे फ़ोन देने की, चुनाव के समय किसी और काम की बात है तो अलग बात है, अलाउ नहीं होता है। अब घटना बताता हूँ मैं 2002 की। मैं 2001 में मुख्यमंत्री बना, 2002 में चुनाव था और लिंगदो यहाँ इलेक्शन कमीशन थे, वो भी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, भांति भांति की मुसीबतें मेरे लिए खड़ी की थी। तो लोग मानते थे साहब आपके लिए जीतना मुश्किल है, पर क्या जो होगा सो होगा। मैं अपने कमरे में था, मैंने ना क्योंकि मुख्यमंत्री था तो मेरे पास रहने के लिए जगह थी, तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं। अब कोई 1-1:30 बजा होगा, मेरे घर के बाहर ही ढोल बजने लगे। तो फिर मैंने नीचे से किसको बुलाया, तो वो बेचारा चिट्ठी लेके आया कि साहब सब पार्टी के वर्कर बाहर आए हैं और आपको बधाई देना चाहते हैं। तो फिर मैंने 1-1:30 बजे पहली बार जाना कि क्या रिजल्ट आया है। तब तक मैंने नीचे, तब तक 2/3 मेजोरिटी करीब क्लियर हो चुकी थी। तो फिर मैंने नीचे कहा कैसा करो भाई, एक अच्छी माला मंगवा लो और मिठाई मंगवाओ, क्योंकि मैं पहले केशव पटेल के घर जाऊंगा जी मैं उनको माला पहनाऊंगा, उनको मुंह मीठा करूंगा, उसके बाद मैं चुनाव की। तो मैं उस दिन केशव के घर गया 1:30-2 बजे, उनको माला पहनाई, उनको मिठाई खिलाई, तब जाकर के मैंने उसका सेलिब्रेशन किया। तब तक मैंने नहीं किया। अभी भी मैं एग्जिट पोल आता है तो उस दिन भी मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन भी करीब करीब
एकदम से क्लियर हो जाओ करीब 1:30-2 बजे तक तो मैं ज़्यादा उसमें अपने आप को उलझाता नहीं हूँ। तो मैं एक प्रकार से विरक्त भाव से अपना समय मेरे भीतर खोया हुआ मैं बिताता हूँ। यानी आप नतीजों का इंतजार करते हैं, रुझानों पर ध्यान नहीं देते। मैं न रुझान पे ध्यान देता हूँ न नतीजों पे ध्यान देता हूँ। मैं एक मिशन के लिए मरने वाला इंसान हूँ। तो 30 तारीख शाम तक मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। मेरी पार्टी ने मुझे कहा है, उसके बाद मेरा कुछ नहीं होता है जी। हो गया, मैंने काम कर लिया। माँ फलेषु कदाचन, गीता में जैसे बोले। प्रधानमंत्री जी, आजकल आपको तानाशाह कहा जा रहा है। मौत के सौदागर से ये शब्दावली की शुरुआत हुई। इस डिक्शनरी को अगर देखूं, मैं इसे पॉलिटिकल डिक्शनरी कहूंगा, इसमें सैकड़ों शब्द जुड़ते गए, मुझे ठीक से याद है। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको किस तरह से देखते हैं? इग्नोर करते हैं, तकलीफ होती है, क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे लगता है ये जो तानाशाह बिरादरी होगी ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी होती होगी। उनको लगता है कि तानाशाह का इतना डिवेल्यूशन हो गया है, इतना अपमान हो रहा है। इतना डिग्रेडेशन हो गया। ऐसा कैसा तानाशाह जो तानाशाह की गालियाँ सुनता है फिर भी कुछ बोलता नहीं है। तो जो एक्चुअल तानाशाह हो गया ना, उनको लगता है हमारा मार्केट डाउन हो रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और ये मैं मानता हूँ, मैं ये कोई मेरे पॉलिटिकल वर्जन नहीं है, ये नामदार है, हम कामदार हैं। और इसलिए हमारे नसीब में गाली गलौज अपमान लिखा हुआ है जी। और ये बात मैं कोई राजनीति मानने की बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं बचपन से इसी जिंदगी गुजर करके आया हूँ जी। सामान्य जीवन में भी हमने अपमान बहुत सहन किए हैं बचपन में, क्योंकि हम ऐसी जिंदगी से मैं निकला हूँ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है हम मान के चलते भाई, हम सहन कर लेंगे जी। ये हम उसी से पले बड़े हैं। तो इसके कारण एक प्रकार से मन हमारा, कोई हमारी तारीफ करे तो उस दिन आश्चर्य होता है, अरे यार कोई सचमुच में गाली दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि बचपन से यही सुना है। जो बड़े लोग जो होते हैं, जो नामदार होते हैं, वो हम लोगों को ऐसा ही करते हैं जी। मैं कप प्लेट धोता था जी, तो कभी किसी को मैंने ऐसा, जो मेरे फिर छोटी सी दुकान में चाय पीने वाला, वो कप प्लेट वो भी डांट देता था मुझे, कैसा कैसा है वैसा कहे। चाय भी अगर ठंडी हो तो भी थप्पड़ मार देता था कि ऐसी ठंडी चाय क्या लायक है। उस समय तो शायद 1 रुपये भी कीमत नहीं थी चाय की। तो बचपन में हम सह करके आए हैं जी। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा शिकायत ही नहीं है, परमात्मा ने शायद यही व्यवस्था मेरे लिए लिखी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप और आपके पार्टी एकदम शुरू से ओबीसी के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में आपका स्टैंड बड़ा साफ है कि आप इसका खिलाफ हैं, और सारे इस चुनावी दौर में भी रैलीज़ में आपने इस पर जिक्र किया है। इसी समय में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आया कोलकाता हाई कोर्ट में कि 2010 साल के बाद जितने भी बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूज़ किया गया, सबको खारिज कर दिया गया। उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिएक्शन आया कि ये वर्डिक्ट बीजेपी का वर्डिक्ट है और हम इसे नहीं मानेंगे। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, इसके अलग अलग पहलू है। एक तो इस प्रकार की बयानबाजी, ये अदालत का अपमान है। आप अदालत में जाइए, लड़ाई लड़ो भाई। लेकिन इस प्रकार से कहना, कोर्ट को कहना है कि बीजेपी, मतलब आप अदालत को इस प्रकार से अपमानित करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इसको गंभीरता से ले और जो भी आवश्यक है वो कार्यवाही करे। भाई कोई व्यक्ति अदालत को इस प्रकार से क्यों अपमानित करे, ये तो अनुचित है। जजमेंट के संबंध में उसका ओपिनियन हो सकता है, तो ऊपर की अदालत में चले जाए जहाँ तक कोर्ट का मामला है। दूसरा है, आपने जो कहा उसका एक पहलू, ये गलती हो रही है। मैंने कभी ये नहीं कहा है, मेरा क्या कहना है, मैं ये कहता हूँ कि भारत की संविधान सभा ने जब संविधान बना, महीनों तक इन मुद्दों पर डिबेट किए हैं और सहमति से विचार बना कि भारत में हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई हमें संविधान की भावना का
सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सब ने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये संविधान का अपमान है, ये संविधान को ख़त्म करने के उनके तौर तरीके हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि भाई योग्यता के आधार पर, अब जैसे मैंने पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार के तनाव, हर देश में आरक्षण के मुद्दे पर हर बार लड़ाई हुई है, एकदम जी हर बार समाज में बिखरा हुआ है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने आरक्षण का निर्णय भी किया और समाज को जोड़ा। कब? मैंने जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, SC ST OBC में, ऐसा जो समुदाय है जिसको आप कहे बनिया, ब्राह्मण, उच्च वर्ण जिसको कहा जाता था, जो सामान्य वर्ग के लोग जिसको कहें, उनमें भी गरीबी तो है। बिल्कुल। आरक्षण उनको भी मिले तो शायद उनकी जिंदगी बन जाए। तो मैंने सोचा कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को देना, तो सामान्य वर्ग के गरीबों का मैंने 10% आरक्षण किया है। आर्थिक स्थिति को मद्देनजर उस सामान्य वर्ग में जो अन्य बेनिफिट नहीं लेते हैं, SC ST OBC उसके बाहर का है, उसमें मुसलमान भी है, कोई भी हो सकता है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें जैन भी है, इसमें बौद्ध भी है, पारसी भी है। कोई तनाव नहीं हुआ इस देश में। क्यों? मैंने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया था, मैंने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया, उसकी एक आर्थिक स्थिति की समय मर्यादा तय की, और इस देश ने बहुत ही प्यार से स्वीकार किया। इवन दलित समाज ने भी स्वीकार किया, आदिवासी समाज स्वीकार किया, OBC समाज ने स्वीकार किया, और सामान्य समाज ने भी स्वीकार किया। तो सोशल हार्मनी भी बनी रही, और जिसके साथ जिसका हैंड होल्डिंग की जरूरत थी वो भी हुआ। तो मैं धर्म के आधार पर आरक्षण, हम एक बार धर्म के आधार पर देश को बांट चुके हैं, अभी भी हम धर्म के आधार पर निर्णय करते जाएंगे तो देश का क्या होगा? हम ये तनाव क्यों पैदा करते हैं? जस्ट आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो धोखा किया OBC समाज के साथ। TMC ने क्या किया? 77 कम्युनिटीज को रातों रात OBC बना दिया, कोई प्रक्रिया की बिना सर्वे किए। हाँ, कोई प्रक्रिया नहीं की उसके लिए। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया उन्होंने, एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं। उन्होंने 77 कम्युनिटीज को OBC बना दिया। अब OBC का इतना, मान लीजिए इतना एक केक है आपका जी, अब नए 77 कम्युनिटी आई तो केक का आधे से उधर, तो उन लोगों के साथ आपने अन्याय किया। क्यों? क्योंकि आपकी वोट बैंक पकड़ी। कर्नाटका में क्या किया? इन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया। मतलब जो OBC के लिए आरक्षण का बल था, उसका बड़ा हिस्सा रातों रात आपने लूट लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान प्रेरित बातें हुई थी, जो संसद में चर्चा करके तय हुई थी, आप बैकडोर एंट्री से जिसको मिला है उसे लूट रहे हो, और जो लेने के हकदार है नहीं उसकी कोई जांच पड़ताल किए बिना बांटते चले जा रहा हो। हमारा विरोध मुसलमान से नहीं है, हमारा विरोध ईसाई से नहीं है, हमारा विरोध पारसी से नहीं है, हमारा विरोध जैन से नहीं है, हमारा विरोध बौद्ध से नहीं है, हमारा विरोध सिख से नहीं है। हमें कहना है कि भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और हमें लेटर एंड स्पिरिट में अब ज़्यादा जिम्मेवारी से इसको पालन करना चाहिए। उस समय इतना गंभीर था मामला, आज तो ज़्यादा गंभीर है। प्रधानमंत्री जी, आपने जो भी बात कही कि साहब धर्म के आधार पर बंटवारा और उसका दर्द ये देश झेल चुका है, बावजूद इसके चुनाव दर चुनाव धर्म की एंट्री हो जाती है, अब वोट जिहाद आ जाता है, मुसलमान आ जाता है, चुनाव बीत जाता है, लेकिन वो जो समाज का ताना बाना सा है, बंधुत्व वाला, भाईचारे वाला, उसको वो थोड़ा कमज़ोर सा करता चलता है। मैं सिर्फ सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन विषयों पर कभी चुनाव की गहमा गहमी से दूर अगर आप बैठकर विचार करते हैं, तो इस देश के मुसलमान को लेकर आपको दया ज़्यादा आती है कि इसको हर बार वोट बैंक के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है और ये धोखे में खुश हो जाता है, आपको गुस्सा आता है कि इसको हर बार वोट बैंक के नाम पर धोखा दिया जाता है और ये फिर भी सह रहा है धोखे को? मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ।
मैं उस दिन बहुत चौंक गया था जिस दिन देश के एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा। हमारे यहाँ पहले प्रधानमंत्रियों के लाल किले से बोलने की स्टाइल थी, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा बोलते थे, वर्णन करते थे। मैं हैरान हो जाता था, ये सबका अलग आइडेंटिफिकेशन किसको एड्रेस कर रहे हो तुम? क्या देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कहता मेरे प्यारे देशवासी? मैं गुजरात में था तो मैंने शुरू किया 5 करोड़ मेरे गुजराती, मैंने टर्मिनोलॉजी शुरू की, धीरे धीरे सबको करनी पड़ी ताकि कोई इधर उधर भटके ना। सब मेरे हैं, सही बात है। उनको भी फील होगा हम गुजरात का भला करने के लिए हम गुजरात के नागरिक हैं। ये बात और मेरे यहाँ भी मैं 140 करोड़ मेरे देशवासी बोलता हूँ। शुरू में आया तब 120 करोड़ देशवासी बोलता था। हमने अपनी भाषा टर्मिनोलॉजी में एकता की तरफ जोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया है और मैं तो चाहूँगा कि आपके एबीपी की कोई बड़ी मीटिंग वहीं करनी चाहिए आप लोगों ने। जी देखेंगे ये दुनिया का सबसे बड़ा है वो तो एक बात है, लेकिन उसमें नाम रखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्यों? तो सरदार साहब के साथ देश की एकता का मुद्दा जुड़ा हुआ है और मैं मानता हूँ कि एकता ये भाव निरंतर चलता रहे। अभी मेरी सरकार ने एक योजना बनाई इस बजट में, 50 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट स्टेट को हम पैसे देते हैं ताकि आप अगर कोई डेवलप करें। उसमें एक मेरी योजना ये, अगर आप हर राज्य के कैपिटल में एकता मॉल बनाते हैं, एकता मॉल के पीछे मेरी कल्पना ये, उस एकता मॉल में हिंदुस्तान के हर राज्य की हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। यानी मुझे लखनऊ के एकता मॉल में गया और मुझे केरल की चीज़ चाहिए तो वहाँ मिल जाएगी। एकता का भाव बनना चाहिए। हम विघटन का भाव बना रहे हैं। जहाँ तक आपने जो चिंता व्यक्त की, ये चिंता सही है। वोट जिहाद, कोई मदरसा से निकला हुआ कोई मौलवी बोल देता तो अभी भी मानते कि चलो भाई उसकी शिक्षा दीक्षा से। एक हाईली क्वालिफाइड फैमिली से वोट जिहाद की बात निकलती है तब चिंता बढ़ जाती है, कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे लोग इधर उधर बोलने वाले कहीं पर भी मिल जाएंगे तो मैं उनके लिए शिकायत नहीं करता। और शाही परिवार के निकट परिवार, हाईली क्वालिफाइड फैमिली, उसने ये रास्ता अपनाना ये चिंताजनक है। तीसरी बात है, मैं अपना गुजरात का एक अनुभव बताता हूँ। अहमदाबाद में एक मार्केट है माणिक चौक में, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। कोई इतनी भीड़ रहती है, आप साइकिल नहीं चला सकते, साइकिल हाथ में लेकर के नहीं जा सकते। पैदल भी चलना है तो आपको पार करते करते 15-20 मिनट लग जाएगी। जी और वो सारा का सारा व्यापारी मुसलमान है और सारा का सारा खरीदार हिंदू है। यानी 100% व्यापारी मुसलमान, 100% खरीदार हिंदू। बड़ा यूनिक सा है। तो मैंने 30-40 लड़कों को ट्रेन किया। मैंने कहा तुम लोग 3 दिन लगातार इस मार्केट में घूमते रहो और इनको जरा चिढ़ाते रहो, सब व्यापारियों को। ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो, खरीद करने जाओ करो, क्यों चाचा दिवाली कैसी है? तो जवाब क्या आते थे? है अरे भाई बहुत अच्छी दिवाली। फिर चिढ़ाओ जरा, अरे ये राक्षस बैठा है और तुम्हारी दिवाली ठीक है, मोदी बैठा है यहाँ, तुम क्या बात करते हो? मोदी के खिलाफ मत बोलो, इसकी माँ को पता चलेगा ना मुझे हमको खाना नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों? बोले ये मेरा लड़का कभी दुकान नहीं आता था, ये मोदी है ना, बोले रेगुलर दुकान आता है। बोले पहले ये भटकता था, ये बोले ये बच्चा है ना, बोले छुट्टियाँ है तो आया है, पढ़ता है, बोले पहले पढ़ता नहीं था। तो सब तो उसकी माँ इतनी खुश है मोदी पर। ये मेरा 2002 की दिवाली का अनुभव है जी। ये एक यूनिक सोशल सेलिब्रेशन है। यानी जो मुसलमान समाज जी, मैं तो उसी बस्ती में बड़ा हूँ, मेरे घर के अगल बगल में पसमंदा समाज के ही सब लोग हैं जी, जहाँ में मेरा जन्म हुआ। इतने अच्छे सब, उनके पास हाथ में इतनी अच्छा बढ़िया स्किल है जी। हम इसको ताकत दें, देश का भला होगा। हम ही उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं हमारी राजनीति करने के लिए। उनको उनके नसीब पर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये जो उनके ठेकेदार बने हुए हैं ना, अब मुझे बताइए इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, किसने मुस्लिम लीडर पैदा किया मुझे बताइए।
हिंदू लीडर हैं जो मुसलमान के ठेकेदार बने, बाकी सब ये हिंदू लीडरों ने बिन साहब का चोला पहन करके इनको अपने कब्जे में रखा हुआ है। अब ये मुसलमान समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरा, एज ए गवर्नमेंट मेरा काम क्या है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए समान। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ सर, तो मैंने क्या कहा, मुझे अब चलना है 100% सैचुरेशन। मानो मेरे पास 4 करोड़ घर है और 4 करोड़ लाभार्थी की सूची है, तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना उन लाभार्थियों को मकान देना है। हो सकता है किसी को जनवरी में मिलेगा, किसी को मार्च में मिलेगा, लेकिन क्योंकि तुम इस जात के हो तो मिलेगा, उस जात के हो तो नहीं मिलेगा, इस धर्म के हो तो मिलेगा, उस धर्म के है तो नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। दूसरा, मैं जब 100% सैचुरेशन कहता हूँ तो सामाजिक न्याय की गारंटी है। मैं जब 100% सैचुरेशन कहता हूँ तो सेकुलरिज्म की गारंटी है। मैं जब 100% सैचुरेशन की बात करता हूँ तब ट्रांसपेरेंसी की गारंटी है, नो करप्शन। तो हर एक को मालूम है कि 3 महीने के बाद मिलना है, चलते 1 रुपया मांगेगा नहीं दूंगा, मैं बैठा हूँ देखता हूँ, मोदी ने कह दिया मिलने वाला है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ नारा नहीं है जी, मेरी हर चीज में वो प्रैक्टिस है, हर चीज में। अब देखिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी, 38 लाख करोड़ रुपीस हमने डीबीटी किया है। 38 लाख करोड़। अगर राजीव गांधी के हिसाब से मैं देखूं 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है तो 38 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ करीब करीब गबन हो गया होता, किसी पंजे ने मार लिया होता। आज 38 लाख करोड़ उसको पहुंचा है। आप इंस्टाग्राम पर अब देख रहे हैं 1000 रील मिलेगी जब मुस्लिम समाज कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। वो तो आंकड़ों में नजर आता है। हाँ। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जो मुसलमानों की इस देश में आबादी है, अगर लाभार्थी इन योजनाओं के देखा जाए तो मुसलमान तो उससे बहुत ज्यादा है, मतलब बढ़ चढ़कर उनको मिल रहा है। सबको मिला है जी, सबको मिला है जी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं मोदी जी जो पसंद और नापसंद की बात कहते हैं कि मुसलमान पसंद करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं पसंद करते मोदी को। ये सवाल उठता है। ऐसा है कि लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो तरीका नहीं हो सकता। फिर तो वो मजबूरी है उनकी कि मुझे पसंद करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए जी। जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, जिस दिन उनको लगे कि हाँ यार हमारा भविष्य इसमें है। दूसरा, मुसलमान को भी समझना हो देश के भविष्य के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। वो ये माने कि देश डूब जाएगा और बच जाएगा, वो होने वाला नहीं है जी। और देश बनेगा और मुझे घर बैठे मिल जाएगा तो एक स्थिति आएगी कि शायद न भी मिले, क्योंकि जो रुपये को खींचता है जी, जो भी आगे निकल जाएगा। और इसलिए मैं उनको कहता पढ़ाओ भाई, बच्चों को पढ़ाओ, अवसर है। तुम मौका खो रहे हो फिर रह जाओगे जी। तुम्हारा काम है तुम। इसलिए मैंने एक मेरा बहुत पहले 2013 के इंटरव्यू, मैंने कहा एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। जी मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी और ये इसकी हमें चिंता कर। और मुझे बताइए साहब, कोई देश 10% का हो, 12%, जो भी हो, अलग अलग लोग आंकड़े बताते हैं, वे अगर अविकसित रह जाए, वे अगर समृद्ध ना हो तो मेरा देश समृद्ध हो सकता है क्या? आपका शरीर है, वजन अच्छा है, ऊंचाई अच्छी है, सब मजबूत है, लेकिन एक हाथ जी नहीं है, अच्छे काम नहीं करता है, उसको स्वस्थ माना जाएगा क्या? सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए। तो ये भी मेरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो अस्वस्थ होगा, मेरा देश कैसे स्वस्थ हो सकता है जी? जी। मोदी जी, पसंद नापसंद की बात से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है कि विपक्ष में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो निजी तौर पर आपको पसंद करते हैं। हो सकता है उनकी पार्टी की मजबूरी हो कि आपको विरोध करना पड़ता है, आपके खिलाफ बोलना पड़ता है, लेकिन विपक्ष में ऐसा कौन नेता जो नरेंद्र मोदी को पसंद हो? ऐसा है कि मैं नाम बताऊँ वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने देखा, मैं अलग से उदाहरण दूँ, कोर्ट के अंदर वकीलों के बीच में कैसे लड़ाई होती है, एकदम, लेकिन उनके पारिवारिक दोस्ताना बहुत अच्छा होता है। ये आपको दिखता है। पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत कुछ होने के बाद भी अपनापन भी तो होता है जी। अपनापन होता है। जैसे प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के थे
अब मुझे याद है कि 2019 के चुनाव के दरमियान उन्होंने 3-4 बार मुझे फ़ोन किया होगा इलेक्शन 19 में जी। हाँ, उन्होंने कहा भाई मोदी जी, मेरा एक क्षेत्र नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करोगे, तबीयत को कौन देखता है? बड़ी वो तो कांग्रेस से थे, मैं तो बीजेपी का था, बिल्कुल। और मैं कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहा था 19 में। फिर भी वो मुझे फ़ोन करके कहते थे। आप भी तो उन्हें दादा बोलकर बहुत सम्मान करते हाँ, मैं उनको बहुत सम्मान करता, और वो तो मैं सीएम बना उसके पहले भी करता था। ऐसा होता था कि मैं यहाँ दिल्ली में रहता था, जी। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं ये राष्ट्रपति भवन हो गई उस इलाके में जाता था। प्रणव दा को भी मॉर्निंग वॉक की पद्धति थी, तो एक छोटा डंडा रखते थे, मैं सामने मिल गए तो उनके पैर छूता था। उस समय जो आप संगठन का काम देखते थे। मैं पार्टी का संगठन करता था, वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, जी। हाँ, वो पैर चलते थे, मैं उनके पैर छूता था जी। सार्वजनिक जीवन में जी हमें सबका, अब जैसे हमने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, हमने प्रणव दा को भारत रत्न दिया, उससे कोई वोट पाने का काम नहीं है जी। इस देश में ऐसा तो नहीं चल सकता मेरों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं करूँगा। हमने गुलाम नबी साहब को हमने पद्म भूषण दिया, हमने वो बेग साहब जम्मू कश्मीर के जी। उनको दिया। देखिए साहब, ऐसा होना, अब देखिए हमें राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला 3 बार। अटल जी को 1 बार मिला, 2 बार मुझे मिला। अटल जी को मिला तो हमने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया, जी। मुझे मौका मिला तो हमने पहले दलित को बनाया, बाद में आदिवासी बनाया। ये सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। पॉलिटिकली भी मेरे इन सबसे अच्छे संबंध है, सबसे, जी। सिवाय कि शाही परिवार, मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन मैं उनके तकलीफ के समय हमेशा बहुत प्रोएक्टिव रहा, तुरंत चिंता करना। कुछ भी हुआ है तो एक बार शायद 19 का चुनाव, कोई चुनाव था, और सब महाराष्ट्र में राहुल जी के हवाई जहाज़ को कुछ गड़बड़ हुआ, तो तुरंत मुझे पता चला कुछ, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई, राहुल गांधी? हाँ, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई, दूसरा मैं बताता हूँ, एक बार सोनिया जी काशी में जी। मेरे खिलाफ रोड शो कर रही थी चुनाव में। अब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मुझे पता चला। मैंने कहा भाई, आप उनको स्पेशल प्लेन दीजिए और उनको ले आइए यहाँ। तो फिर मुझे बताया कि साहब बनारस एयरपोर्ट पे हम ले गए हैं, धीरे धीरे सेटल होने दो। तुरंत मैंने फ़ोन किया था। एक बार दमन में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उसमें अहमद पटेल थे, सोनिया जी थी और कोई और था। तो दमन तो गुजरात के बाहर था, मैं सीएम था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, अहमद भाई को। मैंने कहा अहमद भाई, बड़ा गंभीर मामला है, मैं तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करता हूँ। कहा साहब, हम लोग सेफ़ हैं, हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ है, हम लोग सेफ हैं। मैं मानता हूँ ये पीएम के बाद छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी साहब ये सब अपने देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। आई मस्ट, मेरा नाता रहना चाहिए। आते नहीं है ना सामने, आपकी शख्सियत के पहलू सामने निकल कर ही नहीं आते। ऐसा है कि ये चीज़ें, आप तो सवाल पूछा तो बातें निकली, जैसे कि कहने के विषय है नहीं जी, कहने के विषय होते नहीं जी। ये चीज़ें ऐसी होती है जो अपनापन है, इसमें राजनीति नहीं होती है जी, ये अपनापन होता है। मैं बताऊं, हमारे सांगमा जी, सांगमा जी, अब उनका स्वर्गवास हुआ, अब उनके यहाँ डेड बॉडी ले जाना तो 3 दिन लग जाते, तो मैंने स्पेशल प्रबंध किया, सारे डेड बॉडी उनका पहुँचाने की व्यवस्था की। तो ऐसा है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहना होता है साहब। हम ऐसे किसी के खिलाफ कुछ करना, ये अपना काम नहीं होना चाहिए। और मेरा सरकार नियम वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जी, रामकृष्ण मिशन से आपका बरसों पुराना रिश्ता है। आपने कई बार मुझे भी कहा है कि पूर्व प्रेसिडेंट स्वामी आत्तोस्थानंद जी, आप उनके सेवक रह चुके हैं, वो मैग्नेट की तरह आपको बंगाल की ओर खींचते थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चुनावी राजनीति में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन को घसीटा जा रहा है। एक तो ये कितना दुखदायक है आपके लिए, दूसरे आपके बंगाल के विरोधी ये भी बोल रहे हैं कि आपके पुरुलिया वाले सभा में, रैली में, वहाँ भारत सेवाश्रम संघ के महाराज थे, तो वो भी क्यों, मतलब ये भी संघ का राजनीतिकरण हो रहा है। पहली बात ये है
कि जहाँ तक मेरा जीवन का सवाल है, मेरे जीवन में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि मैं घर छोड़ा तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। विवेकानंद जी थे, बंगाल था, रामकृष्ण मिशन थे, और मेरा पहली जो मेरी भेंट हुई स्वामी आत्मस्थानंद जी से हुई। तब उनकी आयु भी बहुत छोटी थी, मैं तो बच्चा था। तो मुझे उन्होंने निराश नहीं किया, कई दिनों तक मैं वहाँ रहा रामकृष्ण मिशन में। उन्होंने मुझे काफ़ी मदद और जीवन भर मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और क्योंकि मैं जब निकला तब कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं था, और कौन मिलेगा, कैसे बात होगी। लेकिन ये एक प्रकार से जो एक मेरी नई दुनिया की शुरुआत की एंट्री पॉइंट यही था। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और जीवन भर वो करते रहे। और मज़ा ये है कि मैं सीएम बना या मैं पीएम बना, उनको कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए तो मेरा नरेंद्र, वो मुझे हमेशा तू करके बुलाते थे। मेरी माँ के मुझे तू नहीं कहते थे, आत्मस्थान जी मुझे तू कह करके बुलाते थे आखिरकार भी। और जब मैं अस्पताल में मिलने गया तो भी वही भाव था उनका। तो वो एक अलग नाता रहा है। इन दिनों इनके साथ जो हो रहा है, कोई मुझे बताए जी कि अगर स्वामी अग्निवेश आपकी चुनाव सभाएं में संबोधित करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आप मुझे बताइए, क्या ममता जी कलकत्ता की गलियों में ये सभी साधु महात्मा को लेकर के जुलूस नहीं निकाले हैं क्या? हर साल 2-3 बार कोई लड़ाई होती है तो ऐसे ही लोगों को आगे करके निकलती है। अगर किसी का विचार, वो नागरिक हैं, और ये लोकतंत्र तो एक प्रकार से बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी होती है। मैं तो चाहता हूँ किसी ने घर में नहीं बैठना चाहिए, हर एक ने बाहर निकलना चाहिए, हर एक ने अपने ओपिनियन खुल करके बताने चाहिए, हर एक ने एजुकेट करना चाहिए एक दूसरे को। ये मंथन का समय होना चाहिए। इलेक्शन ये हमारे विचारों के मंथन का महापर्व होना चाहिए, भलाई के लिए। ऐसा है जिसका जो ठीक लगता है बोलो ना भाई। ऐसा है, खुलापन कभी ना कभी बेनिफिट करता है। पॉइंट ऑफ व्यू हम दबा के रखेंगे तो अंदर से कभी विस्फोट हो जाएगा। आओ निकलो भाई, जो भी गुस्सा है निकालो। कोई मुझे मौत का सौदागर कह देता है तो मुझे लगा चलो कम से कम उसका गुस्सा तो निकला यार, उसको अच्छी रात को नींद आएगी। वेंटिलेशन हो रहा है भाई इस काम तो है उनको। मुझे याद है आपका ऑफिशियल रेसिडेंस गुजरात में सीएम के नाते जो था, तो हर कमरे में देखा कि स्वामी विवेकानंद का एक मूर्ति है, कुछ नहीं तो है। मूर्ति होगी या फोटो होगा। प्रधानमंत्री के तौर पर आपके विचारधारा में भी स्वामी ऐसा है कि विवेकानंद मैं जब छाप छोड़ा। विवेकानंद जी का शिकागो में लेक्चर को 100 साल हुए, हाँ, तो मैं उसी सभागृह में एक छोटा सा कार्यक्रम के लिए गया था। वहाँ मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, तो मेरा वो नाता रहा है। और जब मैं राष्ट्रपति ओबामा को मिला तो उन्होंने भी जो किताब दी वो 1893 की उस कॉन्फ्रेंस का जो स्पीच है कंपाइलेशन था, नहीं कंपाइलेशन पूरा सबका, वो ढूंढ के रखा था। और विवेकानंद जी वाले वर्जन का उन्होंने फ्लैग रख करके मुझे वो किताब दी थी। यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी प्रकार से मैं जब जर्मनी गया तो जर्मनी चांसलर उन्होंने परमहंस जी की, रामकृष्ण देव जी की अच्छी बहुत पुरानी चीज़ निकाल करके रखी थी। वो मुझे ओरिजिनल किताब दी उन्होंने। इसका मतलब अगर आप उस मन विचार से हैं तो दुनिया में भी इसका प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री जी बिहार की अभी बात कर रहे थे, फिर हम विदेश चले गए, लेकिन मैं ज़रा बड़े खुशनुमा से माहौल में लेकर चलती हूँ आपको जम्मू कश्मीर। चुनावी हार जीत से अलग, वहाँ से जो कश्मीर के लोगों के उत्साह वाले आंकड़े मतदान प्रतिशत के तौर पर सामने आ रहे हैं, इससे आपको क्या ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 ख़त्म करने का जो आपका फैसला था, ऐतिहासिक फैसला, वो कश्मीरियत की कसौटी पर इस बार खरा उतर रहा है? आपको मैं बताता हूँ जी, कश्मीर का मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं संगठन का काम करता था, मैं हर इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता था। बहुत परिवारों में मेरा नाता रहा है। अब ये तो ये 80-90s के कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं एक एकता यात्रा लेके चला था कन्याकुमारी से कश्मीर, तो एक बड़ा हाईलाइट था जी। मैं पुट्टपट्टी जाता था साईं बाबा के पास,
तो वहाँ 5-6 कश्मीरी मुसलमानों की छोटी छोटी जगह थी। तो मेरा अड्डा था, वो मैं वहाँ बैठता था। क्यों? तो मैं उनसे समझता था वहाँ के हर कोई, वो तो माल बेचने आते थे, वो सीजन के बाद चले जाते थे। तो मैंने ऐसा अपना नाता, इन सब से मेरा अनुभव बना था। फिर जब मैं यहाँ प्रधानमंत्री बना तो बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ये आया कि वहाँ एक बाढ़ आई। तो जिस दिन आई बाढ़, मैं उसी दिन वहाँ चला गया। अब इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री की किसी कल्पना ही नहीं कि ऐसे आ जाए। तो बाढ़ आई थी श्रीनगर में, मुख्यमंत्री कहीं और था, अफसर कोई अवेलेबल नहीं था। तो मैं तो चल पड़ा, तो उस इलाके में गया जहाँ आतंकवादियों के भारी चलती, और मैं ऐसे ही पानी में बिक करके चल रहा था। फिर मैं वापस आया तो एयरपोर्ट, तब तक ये लोग 6-8 घंटे के बाद आए सब। जी। एयरपोर्ट में मीटिंग की तो इनको कुछ पता ही नहीं था। वो लोग अपने मुसीबत, और बड़ी भारी बाढ़ थी, अपनी मुसीबत में जी रहे थे। मैंने वहाँ 1000 करोड़ रुपीस देने का घोषणा की है। फिर मैं वापस आया। फिर मैंने तय किया कि मैं दिवाली वहाँ बिताऊंगा। अब दिवाली वहाँ बताऊँ मतलब ये था कि मैं मेरी दिवाली छोड़ करके उनके दुख में शरीक होने गया। मीडिया ने क्या चलाया कि ईद के दिन जाते तो मतलब था, दिवाली की छोड़ के मैं जाते हो क्या मतलब, विवाद वो उस दिशा में ले गए। जी। तो मैं फिर वहाँ करीब 40 के डेलीगेशन को मिला। सबके सब मुझे कहते थे, साहब हम अकेले आपको मिलना चाहेंगे, कोई होना नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है। फिर सब कहते थे साहब आपको जो मदद करनी है करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बात करना। अच्छा। हमें डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं तो करना, वरना मत करना। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। तब मैं समझ गया कि यहाँ तो ये सरकार के साथ किसी का लेना देना ही नहीं। इनके बाद मैंने एक के बाद एक कदम उठाया। आप हैरान हो जाएंगे जी, जम्मू कश्मीर बैंक, इसका जो टर्न अराउंड हुआ है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। जम्मू कश्मीर बैंक को लुटेरों ने लूट लिया था, माफ़ करना मुझे। आज जम्मू कश्मीर का शेयर कैपिटल इतना बढ़ गया, इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जम्मू कश्मीर बैंक बहुत बढ़िया बन गया, प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन गया। हमें किसी का बुरा करना होता थी, क्यों करते? ऐसी कई चीज़ें। अब वहाँ बात तो पहुँचती है ना। कोविड के समय मैं स्पेशल केयर करता था कि भाई ये ठंडा प्रदेश है, उनका ही करता नहीं, हिमाचल का भी करता था, उत्तराखंड का करता था। दूसरा मेरा आग्रह था कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कोरोना से जल्दी बाहर आ जाए, गोवा, कश्मीर, हिमाचल, क्योंकि रोजी रोटी शुरू हो जाए। तो मैंने पहले वैक्सीनेशन वहाँ किया था जी। आपने देखा, गोवा, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। यानी ये कोई बारीकी से देखता नहीं चाहिए कि भाई कोई आदमी दिमाग इतना खपा कर एक चीज़ कर रहा है। इन सारी बातों का परिणाम है कि आज चुनाव में परिणाम आया, और मुझे खुशी है कि कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के लिए मतदान किया है और देश के लिए मतदान किया। ठीक है, हम तो वहाँ कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन 60% वोटिंग होना मतलब मेरे संविधान को उन्होंने माथे पर लेकर के वो नाच रहे हैं। मैं इसका अर्थ ये निकालता हूँ, मेरे देश के तिरंगे झंडे का सम्मान कर रहे हैं। आज लाल चौक में जाइए, एक ज़माना था मुझे लाल चौक में तिरंगा झंडा चलाने के लिए भगाया, और उस दिन मेरा बयान था, मैंने कहा हिंदुस्तान का तिरंगा चढ़ता है, जब फहरता है तो हिंदुस्तान की तोपें गरजती हैं। आज मैंने कहा जब मैं लाल किले में तिरंगा झंडा फहरा रहा हूँ तो पाकिस्तान की तोपें गरज रही है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे जब हम कर रहे थे। तो और उस समय हमारे एक हवाई जहाज़ को भी डैमेज हुआ था, तो बीबीसी ने रिपोर्ट किया था उसको। ये मार्क टोली था उस दिन, वो श्रीनगर में थे। कहने का मतलब ये है कि एक लंबी यात्रा मेरी रही है, व्यक्तिगत भी, और बहुत ही निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि कश्मीर में बहुत पोटेंशियल स्पोर्ट्स में है। एक बच्ची शायद कभी आप लोग उसको आजकल का है मुझे मालूम नहीं, वो पत्थर मारती थी। एक बार मैंने टीवी पर देखा, ये बच्चे में इतनी ताकत है, पत्थर इतना दूर जाता है इसका। तो मैं कहा ढूंढो उसको, मैं उसको ले आया। आज वो इतनी बढ़िया प्लेयर बन गई है, देश की नेशनल प्लेयर बन गई है।
वो पत्थर मारने वाली बच्ची की आवाज हाँ। तो घर वाले सब तैयार हो गए कि हाँ हाँ सब, मैं कहता हूँ ना बुरे लोग नहीं है जी, कोई संभाले इनको। माहौल तो ऐसा बनाया जाता कि तो इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते दिल्ली ऐसा से। है जी, किसी को पता ही नहीं वहाँ क्या है जी, वो एक बम फूटा वही न्यूज बन जाती है, बाकी 50 काम की पता चर्चा नहीं होती जी। अभी यानी इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ गलत लोग नहीं है, बुराइयाँ नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब गई बीती बातें नहीं है जी। एक और सवाल, आप नवाचार की आप हमेशा बात करते हैं, अभी भी इस रोचक बातचीत में भी बड़े आपके नए नए इनिशिएटिव हमने सुने। ये बताइए मोदी जी, वो वक्त कब आएगा जब इस देश के आम आदमी को मुफ्त राशन की ही जरूरत नहीं रहेगी? वही हमारा ड्रीम होना चाहिए, लेकिन उसके तरीके डेडलाइन तय करके नहीं होते हैं, जी उसके लिए एक प्रोसेस होती है। मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ। जी मैं गुजरात में गरीब कल्याण मेला करता था। वो क्या होता, सरकार की जितनी बेनिफिट की स्कीम होती हैं वो, और सरकार का काम रहता था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में से लाभार्थियों को ढूंढो, कौन इसका हकदार है, कौन हैंडीकैप जिसको ट्राईसाइकिल मिलना चाहिए। कागज़ पर काम नहीं चल गया, मुझे लास्ट माइल डिलीवरी मेरी विशेषता है, तो उनको घर घर जाना पड़ता था, 3 महीने तक सर्वे करना पड़ता था, फिर हर एक को लेकर के आओ, और साथ में एक और व्यक्ति को लाने की छूट, जी और एक 20-25 मंच बनाता था हर बेनिफिट के, भैया इस बेनिफिट का ये मंच, इस बेनिफिट का ये मंच, उनके कलर कोड रहता था अच्छा, पास का, तो उस प्रकार से फिर वो बड़ा करीब 1-1 लाख लोग होते थे, एक डिस्ट्रिक्ट में 1-1 लाख लोग। लेकिन वहाँ एक विशेषता होती थी मेरी, उसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में कंपटीशन करता था कि आपको एक नुक्कड़ नाटक लिखना है, अच्छा, और उसका विषय रहता है अब मुझे गरीब नहीं रहना है, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, एस्पिरेशन, ये थीम। डिस्ट्रिक्ट अपने तरीके से नाटक बनाए, उसकी कंपटीशन होती थी, और उसमें जो बेस्ट ड्रामा होता था 12-13 मिनट का होता था, जब गरीब कल्याण मेला होता था मैं मंच पर बैठता था, मेरे सामने उसको करना होता था, उसको मौका मिलता था परफॉर्म करने का, और उसमें होता कार्यक्रम गरीब कल्याण मेले का, होता काम था गरीबों को मदद करने का, लेकिन मैसेज होता था अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता। फिर 5-6 लोग भाषण के लिए मैं अलाउ करता था, जो अपना BPL कार्ड लेकर के आते थे, जी और वो वहाँ अपना भाषण करते थे, और फिर BPL कार्ड सरेंडर करते थे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है। जैसे एक बार मेरा बलसाड़ में कार्यक्रम था, तो 18-19 लोग आए, जी और उसका मुखिया था, उसने भाषण किया कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है। तो उनको कारण बताना पड़ता था कि भाई गरीब नहीं मतलब क्या। तो उसने कहा कि हम लोग गांव में आदिवासी लड़के थे, तो बोले वो भजन कीर्तन भगत की तरह वो बजाते थे। जी तो बोले सरकार के अफसर आए, उसने कहा कि तुम इतना अच्छा बजाते हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करें। तो बोले हम लोगों को और चीज़ें उन्होंने सिखाई, ले गए हमको। फिर हमको बैंक से इतना पैसा मिला, बैंक से पैसा मिला तो हमने अब वो शादी ब्याह में बाजे वाले की कंपनी बना दी है। तो हम 18 लोग हैं और बजाते हैं, और हमको हर जगह पे लोग बुलाते हैं। तो बोले अब हमारे अपना टेम्पो भी है, हम टेम्पो में जाते हैं, और हम प्रति व्यक्ति की इतनी इनकम हो गई, अब हमें BPL नहीं रहना है, ये हमारा कार्ड सरेंडर। दे। तो ऐसे 8-10 लोग मंच पर आके BPL सरेंडर है ना, गरीबी से मैं बाहर निकला, उसका मुझे उसका उत्सव, गरीब से बाहर निकलने का उत्सव। हम क्या करते हैं, गरीब बनाने का कार्यक्रम बनाते हैं। जरूरत करो, हैंड होल्डिंग करो, लेकिन मिजाज पैदा करो, मुझे इससे बाहर आना है। मैं जो घर दे रहा हूँ तब घर नहीं दे रहा हूँ, नए अरमान दे रहा हूँ जी, वो 4 दीवारें नहीं दे रहा हूँ, नए सपनों का बीज बोता हूँ। उसी दिन उसको लगता है अरे घर मिल गया, यार चेयर लानी पड़ेगी, ऐसा करो आज इतना पैसा बचाएंगे, या पर्दा करना पड़ेगा। मैंने एक बार क्या किया, सूरत में गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी घर बनाए। फिर मैंने एक NGO को बुलाया, मैंने कहा घर देने से चलेगा नहीं भाई, इनको ट्रेन करो कि जो टॉयलेट है कैसे उपयोग करना, सफाई कैसे करना, घर के बाहर पैर पहुंचने के लिए क्या रखना, हाथ धोने। मैंने ट्रेनिंग की जी 3 दिन, और उनको सिर्फ मकान नहीं, जिंदगी बदलनी है। तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते करते निकला हुआ इंसान हूँ।
और इससे मुझे लगता है आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ऐसे नहीं आए जी। लेकिन मैं उनको थप्पा मैं नहीं मारना चाहता, वो कहेंगे साहब अब निकल गए। जैसे मैंने एक दिन लाल किले से कहा कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो जी। इस देश में 1.25 करोड़ लोग, मुझे गैस सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए। हम देश के लोगों पर भरोसा करें जी, उनको मोटिवेट करें, उनके सामर्थ्य को हम जगाएं, हमें परिणाम मिलता है जी। और मैं मानता हूं कि जो आप चिंता कर रहे हैं कि कब बंद होगा, बंद करना ही नहीं पड़ेगा, ऊपर से वो दान देना शुरू करेगा। साहब मुझे इतने साल मैंने खाया है, मैं अब देश के लिए करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, जिंदगी बदलने का बात है तो औद्योगिक विकास का बात होना चाहिए, और ख़ास करके बंगाल में अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो सिंगूर का मामला सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी के आंदोलन से टाटाज ने जब सिंगूर छोड़ी तो सीधा आपने सानंद में उनका स्वागत कर लिया। आपके मुख्यमंत्री रहने के समय में वाइब्रेंट गुजरात नाम का एक यूनिक सम्मेलन आपने शुरू किया है, जिसका मॉडल पूरे देश में विभिन्न राज्य में फॉलो किया जाता है। अगर कभी बंगाल में आपके पार्टी सत्ता पे आए तो एक औद्योगिक विकास के लिए आपका ब्लूप्रिंट क्या है, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ कि युवाओं के नौकरी के लिए आपका क्या प्लान्स है? एक तो बंगाल इस देश का नेतृत्व करता था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक सुधार, कोई भी क्षेत्र लीजिए, हिंदुस्तान का 200 साल का इतिहास निकालिए, हर जगह पे बंगाल नजर आएगा जी। इसका मतलब भरपूर पोटेंशियल से भरा पड़ा हुआ है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सही नेतृत्व का अभाव है जी। अगर सही नेतृत्व मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, जीवन के हर क्षेत्र में। अब मुझे बताइए जी, फुटबॉल की दुनिया में हर बंगाली के डीएनए में है फुटबॉल, लेकिन मेरा देश मेडल लेके नहीं आता है। अगर मैंने ठीक से उसके पीछे ध्यान दिया होता तो मेरा बंगाल का फुटबॉल पूरी दुनिया में वो नंबर 1 पे होता। मतलब है एकदम, वो किसी ने ध्यान देना चाहिए था, ट्रेनिंग नहीं है, इन्हें केयर करनी होती, लीडरशिप देनी पड़ती, किसी को करना होता है। एग्रीकल्चर में क्या नहीं है साहब, कोई मुझे बताए बांग्लादेश के जूट से मेरा जूट वीक क्यों है भाई? बांग्लादेश जूट में क्यों आ गया है? रेडीमेड गारमेंट बंगाल में क्या कमी है जी? रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश से मेरा आगे जाता है नहीं जाता? नेचुरल रिसोर्सेज क्या नहीं है जी? बंगाल में इतनी संभव, लेकिन मोदी वाइब्रेंट गुजरात करता था, ऐसा मैं इवेंट कर लूँ, इससे बात बनती नहीं जी। मुझे याद है जी, मुझे 6 महीने मेहनत करनी पड़ती थी जी। मुझे प्रोफाइल तैयार करता था कि भाई यहाँ ज़मीन मिलेगी, यहाँ पर बिजली ऐसे मिलेगी, यहाँ पानी ऐसे मिलेगा, यहाँ आपको लाइसेंस ऐसे मिलेगा, ये काम करने के लिए ये आदमी आपके जिम्मे लगेगा। ये सारा करते थे तब जाके इन्वेस्टमेंट आता है जी। वरना गुजरात क्या है? गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है सिवाय के नमक के सिवाय उसके पास कोई है ही नहीं। लेकिन उस गुजरात में आज दुनिया का कोई भी डायमंड उठा लीजिए, 10 में से 8 डायमंड किसी न किसी का हाथ इंडियन का लगा हुआ है। बदलाव आया गुजरात की बात में सभी, तो एग्रीकल्चर में माइनस ग्रोथ के 10 साल में 7 साल अकाल था। आज गुजरात 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ वाला स्टेट बन गया। आज वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन गया, हर प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है जी, अगर मेहनत करें तो बदलाव आता है सही। और पोटेंशियल इतना है जी। और मुझे लगता है ये जो दुनिया जो बदल रही है, फ्यूचर एशिया का है एकदम। तो साउथ ईस्ट एशिया इलाका जो है उसके सबसे बड़े कैपिटल कौन से? साउथ ईस्ट एशिया तो कोलकाता एंड गुवाहाटी, कोलकाता एंड गुवाहाटी। हमें उस रूप में सोचना चाहिए कि हम भारत के एक शहर ऐसा नहीं है, हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर गेटवे एक सबसे बड़े लीडर बनेंगे आप।
गुवाहाटी एंड कोलकाता में वो ताकत है। इन दिनों में जो गुवाहाटी में इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर रहा हूँ वो सिर्फ गुवाहाटी के लिए ऐसा नहीं है जी, वो मेरा मन में साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। मैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और इसलिए मैंने एक्टिव पॉलिसी बनाई, उस पर काम लगा हूँ। और दूसरा, अभी जो हमने कॉरिडोर का बनाया है यूरोप, अच्छा जी, मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया ने रोल लिया है, जी। यूएई ने रोल लिया, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कलकत्ता को, सबसे बड़ा बेनिफिट कलकत्ता। अब जब अवसर आते हैं तो रोजगार के बिना तो हो ही नहीं सकता कोई काम, ये स्थिति है। प्रधानमंत्री जी, विकास का खाका आपने रखा, लेकिन जब बात विकास की तो आप कहते हैं विकास भी और विरासत भी। एक सवाल मेरे मन में है, 500 बरस का इंतज़ार ख़त्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसके भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है, इस चुनाव में उसका आकलन करेगा? एक है कि इन्होंने राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे हैं और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए। जी। और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था जी। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है जी, भारत के, मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी कम नहीं थे जी। और ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूँ कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को ले नहीं, तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी, कभी कोई जाए, दांडी जो मैंने बनाया है, दांडी जाकर के देखिए जी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमने जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए था। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, ये देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण गौरव के साथ, और खुद बाबरी मस्जिद का वकालत लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी भी वहाँ बैठे हुए हैं। ये देश है हमारा जी। हम उन चीज़ों को क्यों, अब कुछ लोगों को क्या होगा, भाई हमारी वोट बैंक को क्या होगा? आपने देखा होगा, और मैं तो चाहता हूँ, पहले ये चुनाव में मंदिरों में जाया करते थे, इन दिनों नहीं जाते। इतना ही नहीं, इस चुनाव के दरमियान किसी पॉलिटिकल लीडर को आपने इफ्तार पार्टी में नहीं देखा होगा। क्या कारण है? आप लोगों ने इफ्तार पार्टियां इतनी की क्योंकि मोदी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि तुम्हें ये नाटक नहीं चलेगा।
जो सही है वो करो। दबाव बढ़ा है इन पर, उनको सारी गलत चीज़ें और लोगों को मूर्ख बनाने वाले जो कार्यक्रम थे वो छोड़ने पड़ रहे। वरना यानी इफ्तार पार्टी यानी वो सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट बन गए थे, इन दिनों बिल्कुल बंद हो गए। वरना चुनाव में तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हर एक को डर लगने लगा अभी अब ये खेल लंबा चलने वाला नहीं है। ट्रू सेकुलरिज्म होना चाहिए, अपीजमेंट सेकुलरिज्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, एबीपी न्यूज ने पूरे देश को दिखाया कि किस तरह से यूपीए सरकार के वक्त जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसके निर्यात की फाइल को रोका गया। आपने भी एक्स के जरिए उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी, लेकिन क्या अब वो पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं आपकी सरकार में? किस तरह का रक्षा क्षेत्र आपको मिला था और क्या वो विसंगतियां दूर हो गई हैं, क्योंकि देश ये जानना चाहता है। पहले तो मैं एबीपी को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को एक्सपोज किया जी। ये बहुत ही गंभीर विषय और बड़े अच्छे ढंग से आपकी जिसने भी रिसर्च किया है, अब ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर विदेशों से इंपोर्ट करने की जो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप का बना था, इसलिए हमारी सेना कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाई। मैंने आकर के हर साल 100 की लिस्ट बनवाता हूँ कि ये 100 चीज़ें अब इंपोर्ट नहीं होगी जी। अगले साल दूसरी 100, अब तक शायद 300 पर पहुँच चुका हूँ मैं, तो उससे भी ज़्यादा पहुँचा हूँ, बहुत बड़ा नंबर है वो। बिल्कुल वो इंडिया से ही लेनी पड़ेगी। इसी का इंडिया में मैन्युफैक्चर को भी विश्वास है, अब तो ये हमारा बिकने ही वाला है, तो वो भी बनाने लगा। जी। जब बनाता है तो वो भी क्वालिटी बना, बनाने वाले की कंपटीशन बढ़ी, पहले 5 बनाते थे 8 बना रहे। तो यानी देश को आज हम 1 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है जी। इसका मतलब हुआ कि भारत में सामर्थ्य है जी बिल्कुल। ब्रह्मोस के साथ जो हुआ, अगर ये न होता तो आज से 10 साल पहले दुनिया में मेरा लाखों करोड़ों का ब्रह्मोस बिक जाता और हम नए वर्जन बनाने की क्षमता में आ जाते। खैर मेरा कारखाने का अलग है, तो अब अच्छा हो रहा है, पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है और हम सप्लाई करने के लिए अपनी स्थिति भी बना रहे हैं। मोदी जी, मेरा अंतिम सवाल है साइक्लोन को लेकर। मुझे आज भी याद है कि अप्रैल के महीने में जब गुजरात गए थे, आप मुख्यमंत्री थे, उस दिन एक साइक्लोनिक सिचुएशन था। आप खुद कंट्रोल रूम में खड़ा हुआ, आपको चेयर दिया जा रहा था, आप नहीं बैठ रहे थे, खुद मॉनिटर कर रहे थे। कल रात अभी से कुछ ही घंटा पहले बंगाल में एक साइक्लोन ने हिट किया है। आप कल ही एक रिव्यू मीटिंग भी किया, तो क्या केंद्र सरकार बंगाल सरकार के साथ मिलकर राहत और रिव्यू का काम कर रहा है, और जहाँ जहाँ क्षति पहुँचाया है वहाँ क्या भरपाई किया जा सकता है? एक तो मेरा मत है कि प्राकृतिक आपदा हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी भाग में हो, ये मानवीय संकट है। हमारा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल। उसमें कोई राजनीति तेरा मेरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं इतनी चुनाव की आपाधापी में था, 4 रैली करके निकला था, लेकिन मैं करके गया था सारा रेडी रखो, मैं शाम के आते ही रिव्यू मीटिंग करूंगा और इंस्ट्रक्शन दूंगा। मेरे जो MOS हैं उसको भी मैंने कहा भाई तुम संबंधित लोगों से इसका बात करो। सारी टीमें भेज दी एडवांस में, जैसा हमको पता चला कि 26-27 के बीच में आ रहा है। तो हम बांग्लादेश की भी मदद कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को भी पूरी डिटेल में इस सारे ऑपरेशन में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और बंगाल सरकार के अफसरों के साथ भी हम बिल्कुल ही मिलकर के काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कम से कम नुकसान हो, साइक्लोन तो रोक नहीं सकते, कम से कम नुकसान हो, उसके लिए जो भी पूर्व तैयारी के लिए करना। कल रात मैंने जो रिव्यू लिया, कभी 30-32 हज़ार लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया था। हमारी कोशिश थी कल शाम तक 1 लाख लोग शिफ्ट होने चाहिए थे, और मैं मानता हूँ कि इसमें सवाल ही नहीं उठता है। मानव मात्र की भलाई के लिए जिसके पास जो ताकत है पूरी लगानी चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने जिस आत्मीयता के साथ अपनी बातें रखी हैं, शायद यही वो गुण है जिससे आप इस देश के लोगों को अपना बना लेते हैं, और इस देश ने भी उसी गुण के आधार पर आपको आत्मसात कर लिया। मैं बताता हूँ जी, ऐसा है कि सच में जो हम सब देश के लिए चर्चा कर रहे हैं, देश की चिंता कर रहे हैं, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी
जिज्ञासाएं कर रहे हैं और वही तौर तरीका होता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ है जी, इंटरव्यू में जाने से पहले आज पत्रकार बहुत डरा हुआ है, उसको अपनी पूरी कैरियर का सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक गैंग है जो पहले से ही आपको जी कटघरे में डाल देती है कि आप तो मैच फिक्सिंग करेंगे, आप तो फलाना करेंगे, आप तो ठिकाना करेंगे, और इसलिए आपको भी लगता है यार मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी तो छवि खराब हो जाएगी, इसलिए आप सवाया गालियाँ लेकर के निकल पड़ते हो। आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लगता है कि भाई कोई हमें ड्राइव करे उस दिशा में, हम तो नहीं जाएंगे, जो सही है वो हम करेंगे। सही का मतलब ये नहीं कि सरकार के साथ चलना होता है, जी बिल्कुल। और गलत का मतलब ये भी नहीं सरकार के साथ लड़ते ही रहना चाहिए। सही बात। बिल्कुल। हमने सरकार की कमियां हैं तो 10 सवाल पूछने चाहिए, उसमें क्या जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से आपका इतना समय आपके देने के लिए। दर्शकों को भी मेरा बहुत, और बंगाल में खास करके आपका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, तो मैं इस आपदा के समय सबको कहूँगा, खास करके बिजली से बचना पड़ता है पहले, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान पेड़ पौधे, उससे नुकसान होता है, बारिश आती है। सब लोग अपने आप को भी संभालें, व्यवस्था में तो हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत 100 साल के लिए एबीपी का लड़ाई सत्य के लिए जारी है। थैंक यू भैया, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।